हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम लक। स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हाई स्कूल के लिए हम एनसीईआरटी की सीरीज़ जो चला रहे हैं ब्रह्मास्त्र के नाम से, उसमें से आज चौथा पार्ट है जो कि हमने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है क्वेश्चन, जिसमें एनसीईआरटी के हम सारे पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर फिजिक्स के करेंगे और फिर जियोलॉजी के करेंगे। तो इसका जो आपको आज पहला ऑप्शन दिख रहा है, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको अभिक्रिया दिख रही होगी कि 2B, यहाँ पर दिख रहा होगा कि 2B जो कि एक सॉलिड अवस्था में होता है और कार्बन होता है एरो 2BS प्लस CO2 जो कि भी गैस है। आप देखते हैं तो इसमें कौन सा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही होगा, आप समझ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहला ऑप्शन इसमें कहा गया है, आपका पहला ऑप्शन कहा गया है सीसा उपचयित हो रहा है, सीसा उपचयित हो रहा है। दूसरा कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा कहा गया है कि कार्बन उपचयित हो रहा है और चौथे ऑप्शन में कहा गया है कि लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, कि जिसमें ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि हो रही, यानी जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है वो आपका क्या हो रहा होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, यानी वो ऑक्सीकरण हो रहा होता है। जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा होता है वो आपका क्या हो रहा होता है। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि जो है क्या हो रहा है, तो सीसा उपचयित हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है या कार्बन उपचयित हो रहा है या फिर लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपकी कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, ए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे तो इसमें देखिए आपका जो है ऑप्शन ए सही होगा और ये आपका जो है ऑप्शन जो है बी भी सही, लेड ऑक्साइड जो है उपचयित हो रहा है, यानी ऑप्शन डी भी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी भी सही उत्तर होगा। तो ए और ए डी सी, यानी हम इसमें से तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2Fe+2Al, 2Fe+2Al, 2Fe+2Al की बात कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि 2Fe जो है ये 2 नहीं है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो Fe2+2Al, Fe2+2Al और एरो Al2O3+2Fe से पूछा कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप देखिए यहाँ पर जो Fe हो रहा है, Fe जो है एल्युमिनियम के साथ क्रिया करा रहा है। किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। तो यहाँ पर देखिए कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट इसलिए है कि जो Fe और Al है, यहाँ FeAl के साथ क्रिया करके Al2O3 तो बनेगा नहीं, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्योंकि Fe निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होनी चाहिए थी। तो जब किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, Fe का विस्थापन हो रहा है, लेकिन Fe किसके साथ, Fe2O3 होना चाहिए था, जिसके साथ O3 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो Fe का विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कौन सी अपक्रिया है, ये आपकी विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। अगले की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो आपको बता दें कि लौह चूर्ण यानी Fe, कौन सा, Fe। आपको Fe की बात करें तो आपके पास Fe जो है क्या होगा, Fe में आपको क्या करना है, लौह चूर्ण डालना है, यानी किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, क्या होगा, यहाँ पर जो है Fe के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो ये फेरिक क्लोराइड बनेगा, Fe2Cl2, और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा। यानी यहाँ पर आपको पता कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो हाइड्रोजन जब विस्थापित हो रहा है तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, ये आपकी हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अपक्रिया नहीं होती है। और आगे दिया गया है अगले ऑप्शन में कि आयरन लवण और जल बनता है। तो भैया आयरन लवण और जल तो बनेगा नहीं, तो ये भी गलत।
कोई अपक्रिया नहीं होती, ऐसा तो है नहीं। क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्साइड बनता है, ये भी गलत है। तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बना है और आयरन क्लोराइड बना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आयरन क्लोराइड बना है कि नहीं बना है ना? आप देख सकते हैं, पीछे हम आपको दिखा रहे हैं। 2 मिनट रुक जाइए, ये देखिए, दिख रहा है ना कि यहाँ पर FeCl2 बना है और क्या बना हुआ है? H2 बना है, FeCl2 बना और H2 बना है। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बना है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न अभिक्रिया को जो है संतुलित कीजिए। तो अभिक्रिया को संतुलित करना, अब संतुलित समीकरण क्या होता है हम आपको बता दें कि किसी भी अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है और अभिकारक होता है वो दोनों बराबर होते हैं। यानी अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं, इधर वाला भाग जितने भी परमाणु हों और इधर वाले भाग में जितने परमाणु हों। तो इधर वाले और इधर वाले परमाणु यदि बराबर होते हैं तो उसे कहा जाता है संतुलित समीकरण। तो आप इधर हाइड्रोजन गिनिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 1 ये हो गया, और यहाँ पर ये जो 2 लगा हुआ है तो ये 2 की वजह से 2 ये हो गए, तो 3 हाइड्रोजन इधर हैं, तो 2 हाइड्रोजन आपके पास इधर हैं, तो बैलेंस तो है नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्राइड कितने हैं? 2, इधर नाइट्राइड कितना? 1, तो इधर हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। जब इधर 2 लगाएंगे तो NO2 इधर हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर कितने हो जाएंगे? 2, 2, 4, तो यहाँ पर जल में भी 2 लगा दीजिए। जब जल में 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 2 ये हो जाएंगे, और इसके बाद ऑक्सीजन 2 यहाँ पर ये हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 2 तिहाई 6 इधर ऑक्सीजन है। मतलब 2 ऑक्सीजन, ये वाला तो लेना नहीं ना 2 तिहाई 6, क्योंकि 2 तिहाई 6 इधर भी नहीं लेना है। तो इसीलिए ऑक्सीजन ये 2 हैं, ऑक्सीजन ये 2 हैं, यानी 2 नाइट्रिक अम्ल में लग जाएगा, 2 जल में लग जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद अगला अपक्रिया क्या है? अगले अपक्रिया में कहा गया है कि NaOH H2SO4 और Na2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पर देखो Na जाके यहाँ जुड़ा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सोडियम 2 है, तो इसको सोडियम 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, तो Na2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गिनिए, 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 ये हैं, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, और इधर पर 2 ही हैं, तो 2 जल में लगा दीजिए। जब 2 जल में लगाएंगे तो इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। यानी 2 NaOH में लगाना है, 2 H2O में लगाना है, 2 NaOH में लगाना है, 2 H2O में लगाना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन से अम्ल पाए जाते हैं? निम्न में से कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो तुमको अम्ल की बात बताएं हम आप लोगों को। तो यहाँ पर जो सिरका है, आप सिरका में जानते हैं कौन सा अम्ल रहता होगा, तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसके बारे में पूछा गया आपसे। तो सिरके में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है जिसका फार्मूला होता है CH3COO और H। तो निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप जान गए कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड होता है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया संतरा, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे के बारे में बताइए। तो संतरे में कौन सा अम्ल होता है? संतरे में होता है सिट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये खट्टा होता है। तो आप जानते हैं इसमें कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड। यानी इसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, यानी इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में कौन सा होता है? इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। अगले प्रश्न की ओर बताइए। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो खट्टा दूध हो जाता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो आप बताएंगे दोस्तों, इसको कमेंट करिए, बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद नींबू में आपसे पूछ रहा है, तो इसमें लैक्टिक एसिड हो गया। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। नींबू में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, यानी सिट्रिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें हम आपको बता दें कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। यानी मेथेनोइक अम्ल का मतलब जानते हो? फार्मिक अम्ल। यानी जिसका सूत्र क्या होता है फार्मिक अम्ल का?
फार्मिक अम्ल के बारे में आपसे पूछा, तो फार्मिक अम्ल के बारे में अगर पूछा है तो फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, कमेंट करिए आप। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ये होता है फार्मिक एसिड, ये इसी को बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, जो कि चींटी के डंक में और नेडल के डंक में पाया जाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो इसका पीएच मान क्या होगा, ऑप्शन इसके ये रहे। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 4, पांचवा तीसरा है 5 और चौथा है 10। तो कोई लिटमस अगर नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला कब करेगा, लाल से नीला होता है जब पीएच मान क्षारीय होता है। यानी पीएच मान क्षारीय कब होगा, जब इसका पीएच मान 10 होगा। ठीक है, तो 10 होगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी। अगले प्रश्न की ओर कह रहा है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न करता है। एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के साथ पानी को दूधिया कर देती है। चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। तो इस विलयन में क्या होगा, तो भाई अंडा जो होता है, अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कौन सा कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब किसके साथ क्रिया करते हैं, बताइए किसके साथ क्रिया करते हैं, यानी कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से क्रिया करता है तो इसमें से कौन सा विलयन करेगा जो गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए। तो इसके साथ हम किसकी अभिक्रिया कर दें, तो आपको एक दिया गया NaCl, एक दिया है Cl, एक दिया है LiCl, है ना। और चौथे ऑप्शन की बात कर रहे थे यहाँ पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर किससे अभिक्रिया कर दें, तो हम किससे अभिक्रिया करें आप बताइए। तो यहाँ पर जो है किससे अभिक्रिया कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो है किससे अभिक्रिया कर दिया जाए, तो अभिक्रिया जो है इसमें पूछ रहा है NaCl या Cl या LiCl। तो NaCl से अगर आप इसकी क्रिया करा रहे हैं तो NaCl से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नहीं, सोडियम निकलता नहीं है। तो इसकी क्रिया हम कराएंगे अम्ल के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी HCl के साथ। तो यहाँ पर एक तो आएगा कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल बन जाएगा, तो CO2 गैस उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा HCl। कौन सा ऑप्शन सही होगा, HCl, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अगर क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की बारी आ गई। अगला प्रश्न कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए, अपच का उपचार करने के लिए, यानी अपच का उपचार करने के लिए क्या करा जाएगा, अपच का उपचार करने के लिए। तो अगले प्रश्न की ओर चले हैं। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं, तो अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं, अपन कमेंट करिए जब तक क्वेश्चन लग रहा है। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं, पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, दूसरा ऑप्शन है एनालेजिस, तीसरा ऑप्शन है मतलब दूसरा है क्या, एनाल्जेसिक, और तीसरा है एंटासिड, और पांचवा आपका जो चौथा ऑप्शन दिया गया है एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसमें यूज किया जाएगा एंटीबायोटिक। कौन सा, एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 5 बिलियन है हमारे पास, A है, B है, C है, D है, E है, कि जब सार्वत्रिक सूचक की जांच की जाती है तो इसमें कुछ पीएच मान इसके कैसे प्राप्त होते हैं, कुछ पीएच मान इसके प्राप्त होते हैं क्रमशः 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन, यानी बताना है कौन सा सबसे ज़्यादा अम्लीय या क्षारीय होगा। तो कौन सा सबसे ज़्यादा अम्लीय क्षारीय होगा, तो यहाँ पर जो है 4, अगर यहाँ पर 4 आएगा तो ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अम्लीय नहीं होगा लेकिन होगा अम्लीय। 1 की बात करें ये भी अम्लीय होगा। लेकिन उसने पूछा कि अम्लीय कौन कौन से होंगे, तो देखो 4 वाला भी अम्लीय होगा, 1 वाला भी अम्लीय होगा,
और यहाँ पर यही दोनों अम्लीय होंगे, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा 1 वाला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है, और 4 वाला थोड़ा कम अम्लीय है। लेकिन 7 वाला उदासीन है, ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। और जो 9 है, 9 वाला आपका क्षारीय होगा, और सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा 11 वाला। तो यहाँ पर सोरेनसन ने दिया था, सोरेनसन ने पीएच पैमाना कि यदि पीएच मान 0 आता है तो सबसे ज़्यादा होगा अम्लीय, यदि 7 आता है तो उदासीन होगा, और यदि 14 आता है तो क्षारीय होगा। यानी 7 से 14 तक क्षारीय होगा, और यदि 7 आता है तो कैसा होता है आपका 7 उदासीन होता है, और इधर की ओर जाते हैं तो अम्लीय होता है। ठीक है, कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है। किससे पूछा गया है, सक्रियता श्रेणी में आपसे पूछा गया है कि जो पोटेशियम है, देखिए इसमें सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर इसके बाद आगे इसमें आता है कैल्शियम। तो जो कैल्शियम है ये कैल्शियम हो गया। इसके बाद आपका जो है आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद फिर क्या आता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद फिर क्या आता है, एल्यूमिनियम के बाद आता है आपका कौन सा, जिंक, जिंक के बाद फिर कौन सा आता है आपका एफी, इसके बाद फिर कौन सा आता है, इसके बाद फिर आता है आपका कौन सा, लेड आता है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आपका आता है कौन सा, लेड के बाद आपका आगे है हाइड्रोजन। तो आपको हाइड्रोजन के नीचे वाले याद रखने हैं, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, तो हाइड्रोजन के नीचे वाले याद रखने हैं। ठीक, तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपने हाइड्रोजन के नीचे आपको याद रखना है दोस्तों, किसके नीचे, हाइड्रोजन के नीचे। तो हाइड्रोजन के नीचे आपका जो भी आता है, अगर आप उसे याद रखते हैं तो सक्रियता श्रेणी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तत्व आते हैं वो जो है सक्रियता श्रेणी में अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाता, यानी वो जो है अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको देखो कॉपर आ गया आपके पास, कॉपर भी हाइड्रोजन किसी अम्ल से क्रिया नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा। इसके बाद आपका Hg आ गया, Hg भी नहीं कर पाता है। इसके बाद आगे चले तो आपका Ag आ गया, ये भी नहीं कर पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हम आगे की बात करें तो आगे जो है आपका जो क्या दिया गया है, आगे आपका Au दिया गया है, जिसको सोना कहते हैं, सोना। तो ये भी नहीं कर पाता दोस्तों, ठीक है, ये भी विस्थापित नहीं कर पाता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे आपसे इस केमिस्ट्री में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। तो इनकी सभी की आपको हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के दिखाते हैं अगले पेज में। पेज एक जोड़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है, एक पेज वाइट पेज जोड़ लेते हैं, उसमें आपको बताते हैं हम। तो वाइट पेज एक जोड़ लेते हैं और बताते हैं। देखिए आपसे पहला पूछा गया था जल का, इसका पूछा गया था जल का, तो हम जल के बारे में आपको बताते हैं। तो जल के बारे में इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी, ये आपका हाइड्रोजन होगा, ये आपका ऑक्सीजन होगा, ये भी आपका हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर ये एक बांड से इधर जुड़ता है, एक बांड से इधर जुड़ता है। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 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 एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसको देने हैं दोस्तों, कितने देने हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया हमने, 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और एक हाइड्रोजन के साथ दे देना है यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर दे देना है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ये भी इसके साथ साझा करता है, ये इसके साथ साझा करता है, और ये जो है ऑक्सीजन जो है ये ऐसे साझा करता है। तो इसकी आयनिक संरचना कुछ ऐसे बनती है दोस्तों, कैसे बनती है, समझ गए ना आप, ऐसे बनती है। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। और दूसरा आप पेड़ ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद उसमें बताते हैं कि आपसे एक पूछा गया है CH3 COOH के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी संरचना पहले कैसे बनेगी उसको देख लीजिए। पहले ये C है, एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ देंगे, एक यहाँ देंगे, इसको सिंगल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड। इसके बाद C है, यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन तो इसके साथ जुड़ जाएगा दोस्तों, लेकिन जो एक ऑक्सीजन है उसको आप डबल बॉन्ड के साथ ऊपर जोड़ेंगे, तो इसकी संरचना कुछ ऐसी बनेगी। तो इसकी जो आयनिक संरचना है उसको बना के देखते हैं, इसकी आयनिक संरचना है उसको बना के देते हैं। तो इसकी आयनिक संरचना कैसे बनेगी, यहाँ पर आपको C लेना है, यहाँ पर हाइड्रोजन लेना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लेना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लेना है, यहाँ पर एक इसके इलेक्ट्रॉन दिखा देने एक, इसके बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ होगा, एक इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, 4 ही हो गए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए एक, इस हाइड्रोजन दिखा दीजिए, इस हाइड्रोजन दिखा दीजिए। आगे की ओर एक कार्बन लेते हैं यहाँ पर, और इसके बाद ऊपर ऑक्सीजन लेते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए,
पाँचवा और छठवां इसके साथ साझा करेगा, और इसका कार्बन का भी क्या है, एक ये है, एक ये है। आगे अगर चलते हैं तो आगे भी आपका क्या है आपके पास, क्योंकि CH3 C डबल होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ दे देंगे, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 ये हो जाएगा, हाइड्रोजन देगा, एक कार्बन के साथ देगा, एक कार्बन इसको देगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन इसके साथ साझा कर लेगा। अब इसके साथ 8 चाहिए तो ये यहाँ से साझेदारी करेगा, ऐसे बना लेगा। इसके बाद इसको चाहिए तो देखिए, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, 2 इसके हो गए, तो यहाँ से ये 2 और ये 4 ऐसे बना लेगा। इसके बाद ये इससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा। इस कार्बन को चाहिए, ये आपका कुछ ऐसे बना लेगा, ठीक है। इसको चाहिए, ये कुछ ऐसे बना लेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। दोस्तों समझते हैं ना आप? तो इसे कॉपी बनाने का प्रयास कीजिएगा, बना लेंगे, ऐसे कोई कठिन नहीं है, हम आपको बताए भी हैं क्लास में। इसके बाद हम आगे, आपसे पूछा गया फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है? फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में पूछा गया। तो फॉर्मेल्डिहाइड का कुछ ऐसे होता है, HCHO। तो इसकी संरचना आप होमवर्क में बनाएंगे, ठीक है, होमवर्क में बनाएंगे। और एक आपसे पूछा गया है क्या, आपसे एसिटाल्डिहाइड का पूछा गया है। तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, इसको भी आप बनाएंगे। ओके दोस्तों, एक आपका होमवर्क है H2SO4, इसको भी आप बनाएंगे। ये तीनों आप बना के दिखाएंगे हमें, ठीक है। हम और आपको अगले वीडियो में कल हम इनका सलूशन देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपसे अगले को हम उसी पेज पर चलते हैं, क्या आपसे पूछा गया था, उसी पेज पर चलते हैं, ठीक है। तो हम उसी पेज पर आ गए हैं। आपसे इलेक्ट्रॉन संरचना पूछी गई थी, देखो हमने यहाँ H2O का बता दिया, इसका भी बता दिया। अब आप देखो मेथेन का और C2H5 का बताइएगा, ठीक है। और मेथेन की बात करें तो कार्बन 2 होते हैं, ऐसे बनेगा, और हाइड्रोजन 3 देने, एक इधर देना, एक इधर देना, एक ऊपर देना है, एक यहाँ देना, एक यहाँ देना, एक यहाँ देना है। ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा, तो ये एथेन बना दिया। अब आप केवल आयनिक संरचना बना लीजिएगा। और मेथेन का क्या होगा, C यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये 4 हाइड्रोजन होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। इसको भी बना लीजिएगा। NaCl के बारे में तो बताया गया था कि Na+ होता है, Cl- होता है, और इसको इसके साथ संरचना जो है, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप कर लीजिएगा, इसको भी प्रयास कीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं IUPAC की तरफ। क्वेश्चन ने पूछा IUPAC नाम बताइए। तो देखिए, IUPAC नाम पहले की बात करें तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, HCHO के बारे में कहा गया। तो यहाँ पर कार्बन भी तो एक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो CHO ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? CHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। इसलिए इसको हम, इसमें जो IUPAC अनुलग जुड़ता है वो जुड़ता है अल। क्या जुड़ता है? अल। इसलिए हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेथेनल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मेथेनल हो जाएगा। अब आगे हम बता दें, ये मेथेनल हो जाएगा आपका। अब इसके बाद आपसे आगे क्या पूछा गया है, आपसे जो पूछा गया उस प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। इसने पूछा एसिटिक अम्ल के बारे में। तो एसिटिक अम्ल में आपको दिख रहा होगा ये COO ग्रुप है, यानी एसिड ग्रुप है, जिसको हम ओइक एसिड बोलते हैं। और एक कार्बन कितने हैं? 2। तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसका नाम कमेंट करिए, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम कमेंट करिए, बताइए क्या होता है, कमेंट करिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। 1 मिनट आपको मिलता है, कमेंट करिए प्लीज़। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा? तो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, करिएगा कमेंट। हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। आगे कह रहा है कि C2H5OH, ये ना, इसका भी नाम आपको बताना है कमेंट पे, ठीक है। नीचे जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए तो नीचे आप कमेंट करिएगा, ठीक है, क्या नाम है इसका। आगे आपसे पूछा है साबुन की मिसेल की संरचना क्या होती है। तो देखिए, हम बता दें आपके, साबुन यहाँ पर एक ऑयल होता है, और इसके बाद इसकी संरचना कुछ ऐसे बन रही होती है, ठीक है, ऐसे बन रही होती है, कुछ ऐसे बन रही होती है। तो आपको बता दें, कुछ ऐसे बन रही होती है, कुछ ऐसे बन रही होती है, कुछ ऐसे बन रही होती, कुछ ऐसे बन रही होती, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये मिसेल की संरचना बनती है साबुन की सफाई, दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ तक आपको हमने समझा दिया। अब आगे चलते हैं। आगे तो आप कुछ दिया नहीं है, आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप समझ लीजिएगा कि जो हमने आपको प्रश्न दिए हैं उनका जवाब आपको ज़रूर देना है, ठीक है दोस्तों। जरूर जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनका जवाब आपको ज़रूर देना है। तो ये आपके प्रश्न आज के रहें। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा, और आप आज कितना सीख पाए हैं वो भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और अगले वीडियो में हम जो आप लेंगे वो आप कमेंट करिएगा कि कौन सा चैप्टर लें, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आपका यूपी बोर्ड में पूरा 20 का 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फंसने वाले हैं, और सब्जेक्टिव भी। यहाँ नहीं कि हम
केवल ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, आपको सब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, पूरी तैयारी करा रहे हैं आपकी केमिस्ट्री की, ठीक है दोस्तों। और आपको फिजिक्स की भी क्या तैयारी कराएंगे और बायोलॉजी की भी कराएंगे। यानी पूरे वीडियो आपको शानदार 1-2 महीने क्लास होने वाली है पूरी, और 2 महीने में आपका बेहतरीन कॉन्टेक्ट के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। और अब कुछ दिन बाद आपको जो संडे को आपको एक मैराथन क्लास मिला करेगी। संडे को मैराथन क्लास मतलब मैथ की, केवल मैथ की, ठीक है दोस्तों। केवल मैथ की क्लास हम आपको देने वाले हैं। किसकी? मैथ की क्लास आपको मिलेगी, मैथमेटिक्स की, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके तुरंत कवर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और तो ठीक है, तो आपने लेकिन वीडियो देख लिया होगा। अब आपको जानकारी कैसी लगी और बताइएगा कि ये मेरा विचार है मैथ पढ़ाने का संडे को मैराथन में, वो कैसा है, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।